Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ओटाइटिस प्यूबिस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे मेडिकेशंस, सर्जिकल इंटरवेंशंस और मेनली फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशंस या रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया कि ओटाइटिस प्यूबिस बेसिकली प्यूबिक सिम्फाइसिस में इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। ये इन्फ्लेमेशन तब होता है अगर कोई भी सडन ओवरस्ट्रेच या ओवर स्ट्रेस्ड हुए हैं हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये एक बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है जो कि उन एथलीट्स में ज्यादा होती है जिनमें बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंजिंग डायरेक्शन का यूज होता है, यानी उन एथलीट्स या उन स्पोर्ट्स इवेंट में ज्यादा देखने को मिलती है जिसमें चेंजिंग डायरेक्शन बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है या फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के रनर्स में। इसका मेन साइन एंड सिम्टम होता है पेन, जो कि प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और कई बार अपवर्ड रेडिएट हो सकता है, यानी कि हमारे अपवर्ड एब्डोमिनल तक ये पेन जा सकता है। अब हम ओटाइटिस प्यूबिस की डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। जब भी ओटाइटिस प्यूबिस के कुछ लक्षणों को लेकर पेशेंट किसी भी क्लिनिशियन के पास जाता है तो सबसे पहले क्लिनिशियन उसको फिजिकली एग्जामिन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके प्यूबिक सिम्फाइसिस एरिया को पाल्पेट किया जाता है, जिसमें पाल्पेशन में ये पाया जाता है कि वहाँ टेंडरनेस प्रेजेंट है। उसके बाद रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे एक्सरे और एमआरआई की तरफ रुख किया जाता है। एक्सरे में ये देखा जाता है कि जो सिम्फाइसिस है, जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, उनमें एबनॉर्मल अपीयरेंस रहता है, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो अपीयरेंस होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसमें ये एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है कि बोन डेंसिटी कई बार ज्यादा होता है, स्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं और जो ओवरऑल जो जॉइंट का, जो हमारे हिप जॉइंट का, जो पेल्विक जॉइंट का जो अपीयरेंस होता है वो इरेगुलर हो जाता है। एक्सरे के बाद जब एमआरआई की तरफ बढ़ते हैं तो एमआरआई में ये देखने को मिलता है कि वहाँ एबनॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं बोन में, जो कि जॉइंट इरेगुलरिटी के कारण हो सकते हैं या फ्लूइड डिपोजिशन ज्यादा हो सकता है जॉइंट्स में। अगर हम एमआरआई के बारे में जानते हैं तो हमें ये पता होगा कि एमआरआई बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट देता है किसी भी बोन या कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में। इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि सेंसिटिविटी हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में एमआरआई में हमें चेंजेस तो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स उस तरफ रिलेट नहीं होते या सिम्टम्स एब्सेंट है, बट एमआरआई में या एक्सरे में या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एमआरआई के बाद पेशेंट को बोन स्कैन के लिए एडवाइस किया जाता है। एक पॉजिटिव बोन स्कैन सबसे
एक्यूरेट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो सकता है ओटाइटिस प्यूबिस का। बोन स्कैन में पेशेंट के अंदर एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंजेक्ट किया जाता है प्यूबिक एरिया में, जिससे रेडियो एक्टिविटी होती है और पेशेंट को उसी समय स्कैन किया जाता है। प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए ये ध्यान रखना चाहिए, ये केयर करना चाहिए कि जो डाई है वो ब्लैडर में एक्यूमुलेट ना हो जाए। साथ ही रेडियो एक्टिव ट्रेसर को इंजेक्ट करने से पहले और करने के बाद दोनों इमेजेस को कंपेयर करना चाहिए, यानी दो स्कैनिंग जरूरी होती है। पहली रेडियो एक्टिव ट्रेसर को इंजेक्ट करने से पहले और रेडियो एक्टिव ट्रेसर को इंजेक्ट करने के बाद दोनों बार स्कैनिंग होती। डायग्नोस्टिक या थेरेपेटिक इंजेक्शन कॉर्टिसोन का या लोकल एनेस्थेटिक उन केसेस में जिसमें क्लिनिकल सस्पिशन तो है, बट कई बार इमेजिंग डेटा में वो सस्पिशन क्लियर नहीं हो रहा है, तब पेशेंट को एक लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जा सकता है और इंजेक्ट करने के साथ ही एक लाइव एक्सरे लिया जा सकता है, जिसे हम फ्लोरोस्कोपी कहते हैं। इस इंजेक्ट करते समय एक छोटा निडल लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू जॉइंट में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही निडल पेनिट्रेट होता है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज, वहां एक पॉप जैसा फील होता है। अगर इंजेक्शन के बाद जो सिम्टम्स है उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो ये कंफर्म किया जा सकता है कि ये कंडीशन या ये प्रोसेस ओटाइटिस प्यूबिस की कंडीशंस को इंडिकेट करते। अगर हम फिजियोथेरेपेटिक या ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन की बात करें बिना किसी रेडियोलॉजिकल टेस्ट से, तो फैबर्स टेस्ट हमारा या पैट्रिक्स टेस्ट बहुत काम के होते। फैबर यानी फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इन तीन मूवमेंट से अगर पेन आता है, पेशेंट को पेन फील होता है, तो ये इंडिकेशन होता है कि हिप, लंबर या सैक्रोइलियक रीजन में पैथोलॉजी है। एक पॉजिटिव फाइबर टेस्ट रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, यानी कि हिप की रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन, वीकनेस ऑफ एब्डक्टार या एडक्टार मसल्स को इंडिकेट करता है। और क्योंकि हमारे सैक्रोइलियक रीजन में, हमारे पेल्विक रीजन में ओटाइटिस प्यूबिस होता है, सो अगर फैबर्स टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये भी एक क्लियर कट इंडिकेशन हो सकता है ओटाइटिस प्यूबिस के लिए। फैबर्स टेस्ट करने के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया जाता है। जो लेग जिस साइड एग्जामिनेशन करना है, तो एक लेग को फ्लेक्स किया जाता है, सेमी फ्लेक्स, और फ्लेक्स करते ही अपोजिट लेग के नी पे प्लेस किया जाता है। इसे फिगर ऑफ 4 टेस्ट भी कहते हैं। थेरेपिस्ट अपने एक हाथ से नी को स्टेबलाइज करता है और डाउनवर्ड प्रेशर लगाता है, वहीं जो दूसरा हाथ है उसका, उससे वो अपोजिट साइड के एएसआईएस को स्टेबलाइज करता है, यानी पेल्विस को स्टेबलाइज करता है। डाउनवर्ड प्रेशर लगाते वक्त
अगर पेशेंट को हिप, एसआई या लंबर एरिया में पेन हो रहा है तो ये कंफर्म करते हैं किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी के बारे में, यानी कि हमारे हिप रीजन, सैक्रोइलियक रीजन या लंबर रीजन में एबनॉर्मेलिटी ये इंडिकेट करते। डायग्नोसिस के बाद अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, यानी ऑस्टियोटाइटिस प्यूबिस के ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकेशंस में। जनरली ओटाइटिस प्यूबिस में मेडिकेशंस देने का जो मेन गोल होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करना। लेकिन जो ड्रग्स पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है तो उनमें अगर प्रोलॉन्ग यूज किया गया है तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में साइड इफेक्ट्स इनके देखने को मिल सकते हैं। यानी जीआई ट्रैक्ट में कई पेशेंट्स को अल्सर देखने को मिला। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे मेडिकेशंस प्रोलॉन्ग यूज किए गए हैं तो इन स्टेरॉइडल ड्रग्स के भी एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि इन्फ्लेमेशन या पेन को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं, यही ड्रग हमारे ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं ओटाइटिस प्यूबिस को ट्रीट करने के लिए या मैनेज करने के लिए। इन्हीं के साथ कुछ नारकोटिक्स ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं जो कि पेन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली ऑब्स्ट्रेटिक या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में। अगर हम सर्जिकल इंटरवेंशंस की बात करें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट तभी प्रेफर किया जाता है अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो चुका और 3 महीने के रिगरस और वेल कंडक्टेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तभी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को प्रेफर किया जाता है। जनरली 5 to 10% ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं ओटाइटिस प्यूबिस के जिनमें ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल इंटरवेंशंस को यूज किया जा सके। जनरली 4 तरह के सर्जिकल इंटरवेंशंस यूज किए जाते हैं। पहला क्यूरेटेज, अर्थ्रोडोसिस, वेज रिसेक्शन या वाइड रिसेक्शन। इन इंटरवेंशंस को यूज करके सर्जरीज परफॉर्म की जा सकती है और अगर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस फेल है तो इन इंटरवेंशंस को यूज करके पेशेंट को जल्द से जल्द रिहैबिलिटेट या जल्द से जल्द पेन फ्री किया जा सकता है। इंजेक्शन थेरेपी, जैसा कि हमने डायग्नोसिस में बात करते समय ये बात किया था कि अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देने के बाद ओटाइटिस प्यूबिस के सिम्टम्स कम हो जाते हैं या ओटाइटिस प्यूबिस के सिम्टम्स से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है तो ये कंफर्म होता है कि ये कंडीशन ओटाइटिस प्यूबिस की। उसी तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस में दिए जाते हैं तो पेशेंट का जो रिटर्न टू स्पोर्ट की जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट एक्सीलरेट हो जाते हैं या डबल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई भी रिसर्चेस या एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को एफिशिएंट बनाए। वहीं लॉन्ग टर्म यूज
अगर होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का तो उसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशंस या फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। मेनली फिजियोथेरेपी में स्ट्रेचिंग, एजुकेशन, एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी, हीट थेरेपी, आइस थेरेपी, इन टेक्निक्स को यूज किया जाता है। स्ट्रेचिंग को यूज किया जाता है हमारे जॉइंट्स में एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ने से रोकने के लिए। यानी अगर जॉइंट्स की मसल्स जो प्रॉपर उनमें स्ट्रेचिंग हो रही है तो जो स्ट्रेस जॉइंट पे पड़ेगा वो कम पड़ेगा। उसी के बाद पेशेंट को एजुकेट किया जाता है एक सही टेक्निक, सही पोस्चर और सही वे में ट्रेनिंग करने के लिए। एक्सरसाइजेस यूज किए जाते हैं उस पर्टिकुलर जॉइंट के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। मैनुअल थेरेपी जैसे कि मसाज ये यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर जॉइंट, जैसे यहाँ पे पेल्विक जॉइंट है, उसके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए। जैसा हमने फेबर्स टेस्ट में देखा था कि फेबर्स टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो हिप की जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो कम हो जाती है। सो मैनुअल थेरेपी को यूज करके हिप की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाया जा सकता है। हीट थेरेपी, हीट थेरेपी बेसिकली हमारे मसल्स के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। आइस थेरेपी, आइस थेरेपी बेसिकली पेन को रिलीव करने के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट के आइस थेरेपी को यूज किया जा सकता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या हम रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें रेस्ट, आइसिंग, एक्टिविटी का रिडक्शन, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और उसके साथ ही एक्सटेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। जो मेन हमारा पर्पस होता है, मेन गोल होता है इस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का, इसमें हमारा मेन गोल रहता है मसल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करना, जो कि स्ट्रेचिंग के हेल्प से, पेल्विक मसल की स्ट्रेंथनिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपेटिक अप्रोचेस एक मल्टी मॉडल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं जिसमें पेशेंट को कई स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है और उस स्टेजेस में जैसे जैसे वो एक्सरसाइजेस करते जाते हैं उनका जो पेन स्कोर है वो कम होता जाता है, तो हम आगे की तरफ प्रोग्रेस करते जाते हैं। ये बेसिकली 4 स्टेजेस में किया जा सकता है। पहले स्टेज में मेन फोकस होता है हमारा पेन कंट्रोल में या लंबो पेल्विक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। स्ट्रेचिंग परफॉर्म किए जाते हैं लेकिन एडक्टर एंड इस्कियोप्यूबिक मसल्स में स्ट्रेचिंग नहीं की जाती। साइकिलिंग, ये स्टैटिक बाइक जो हम करते हैं, स्टैटिक साइकिल जो हम परफॉर्म करते हैं वो स्टार्ट किया जा सकता है। स्टेज 2 में एक स्विस बॉल इन्वॉल्व किया जाता है रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए, जिससे हमारी पेल्विस,
हमारे एब्डोमिनल और हमारी जो ग्लूटियल मसल्स है इनकी स्ट्रेंथनिंग हो सके। स्टेज 3 एंड 4 में इसेंट्रिक हिप एक्सरसाइजेस, लंजेस, स्क्वाट्स, साइड स्टेपिंग, बैंड के साथ किया जाता है। रनिंग को भी प्रायोरिटी दी जाती है, ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है और वहां पे चेंज इन डायरेक्शन और फेस को भी देखा जाता है। किकिंग एक्टिविटीज एंड ऑफ द 4th स्टेज ही अलाउ की जाती है। जिन एथलीट्स में ये इंजरी प्री लेवल में बहुत प्रोग्रेस नहीं हुई है तो 3 मंथ्स या 4 to 14 वीक्स के अंदर वो सक्सेसफुल हो जाता है उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। इसीलिए अगर 3 मंथ तक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के बाद भी पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं है, एथलीट को कोई रिलीफ नहीं है, तभी सर्जिकल इंटरवेंशंस को यूज किया जाता है, जो कि हमने बात किया था जब हम सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में देख रहे थे। अब हम इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पेल्विक रीजन की स्ट्रेंथनिंग में हमारे एब्डोमिनल मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारी कोर मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होना बहुत जरूरी है। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए पेशेंट को लाई डाउन करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटना है, अपने बैक के सपोर्ट के साथ लेटना है, अपनी एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने बेली बटन को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स। 5 to 10 सेकेंड्स के होल्ड के बाद पेशेंट को रिलैक्स हो जाना। एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के अलावा पेशेंट को यह कोशिश करना है कि उसकी बाकी की बॉडी रिलैक्स्ड रहे, सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स ही कॉन्ट्रैक्टेड रहे। इस एक्सरसाइज को हमें एटलीस्ट 3 से 4 बार हर दिन रिपीट करना है। एब्डोमिनल मसल की ट्रेनिंग के साथ साथ एडाप्टर स्ट्रेच भी जरूरी है। इस स्ट्रेच को करने के लिए पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है, अपने लेग्स को वाइड करना है जितनी उसकी शोल्डर विड्थ है और लंज की पोजीशन में आना है और ऑपोजिट जो हमारा लेग है उसे स्ट्रेट रखना है। जो स्ट्रेच पेशेंट को फील होगा वो उसके राइट लेग, यानी अगर जिस राइट लेग को स्ट्रेट रखा है तो पेशेंट को राइट लेग में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को उसे 10 से 15 सेकेंड के लिए होल्ड रखना है और फिर स्लोली अपने स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आना। फिर इसी को रिपीट करना है लेफ्ट लेग के साथ, यानी हमारा लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा और राइट लेग से हम लंज करेंगे। इस बार हमारे लेफ्ट लेग में हमें स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को हमें 10 से 15 सेकेंड के लिए होल्ड रखना है और फिर ओरिजिनल पोजीशन या हमारी स्टार्टिंग पोजीशन में आकर रिलैक्स करना है। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच, यानी कि जो मसल हमारी फ्रंट ऑफ थाई है, क्वाड्रिसेप्स उसे स्ट्रेच करना है। इसके लिए पेशेंट को अपने साइड में लेटना है और नी को बेंड करना है।
एब्डोमिनल्स को अपने टाइट रखना है और बैक को फ्लैट रखना है। जिस पर्टिकुलर क्वाड्रिसेप्स मसल को हम स्ट्रेच कर रहे हैं उस लेग को एंगल को पकड़ के हमें अपने बटक्स तक खींच के लाना है, जिससे हमें स्ट्रेच फील होगा। जब हमें स्ट्रेच फील होने लग जाए तो उस पोजीशन में हमें होल्ड रखना है एटलीस्ट 30 सेकेंड्स और 3 से 4 बार दिन में रिपीट करना है। फोम रोलिंग क्वाड्रिसेप्स। फोम रोलिंग क्वाड्रिसेप्स करने के लिए पेशेंट के पास एक फोम रोलर होना जरूरी है। इसके लिए पेशेंट को अपनी प्रोन पोजीशन यानी पीठ के बल लेटना है और अपने थाइस के नीचे फोम रोलर को प्लेस करना है। फिर अपने हथेलियों पे पेशेंट को आ जाना है और बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे का मूवमेंट करना है। मूवमेंट करते समय रोलर के मूवमेंट के साथ साथ हमारी बॉडी की भी मूवमेंट होगी, जिससे हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उनमें एक अच्छा रिलैक्सेशन होगा और इस रिलैक्सेशन या मसाजिंग इफेक्ट से उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और रिलैक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टीज बनी रहेंगी। अभी हमने बात किया अपने फ्रंट ऑफ थाई। अब हम बात करते हैं बैक ऑफ थाई यानी कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट को एक चेयर पे कंफर्टेबली बैठ जाना है। ये एक्सरसाइज करते हैं पेशेंट को अपने करेक्ट पोस्चर और लंबर आर्च के बारे में सावधान रहना है, यानी पेशेंट को एकदम परफेक्ट पोस्चर में रहना है। स्लोली हमें अपने एक लेग को स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद हमें उस पोजीशन को मेंटेन रखना है, यानी स्ट्रेट के बाद हमें अपने हैमस्ट्रिंग या थाइस को कॉन्ट्रैक्ट करना है और कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। 30 सेकंड के होल्ड के बाद पेशेंट को रिलैक्स हो जाना है और इस एक्सरसाइज को कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करना है। काफ स्ट्रेंथनिंग। ओटाइटिस प्यूबिस के केसेस में सबसे जो इग्नोर्ड मसल होती है वो होती है काफ। काफ स्ट्रेंथनिंग पे लोगों का ध्यान जाता ही नहीं, लेकिन अगर किसी में एडिक्वेट यानी सही काफ स्ट्रेंथ है तो उसमें जो हिप और पेल्विस में आने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। काफ स्ट्रेंथनिंग करने के लिए पेशेंट को कम से कम 3 सेट और 25 रेपिटेशन हर सेट में करने चाहिए। सोलियस रेजेस यानी डीप काफ रेजेस। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो सोलियस मसल है इनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। इनको करने के लिए पेशेंट को वॉल फेस करते हुए खड़े हो जाना है और अपने एक पैर की नी को बेंड कर लेना। बेंड करते वक्त और जो दूसरी पैर है उसके हिप को मूव किए हुए बिना उसके हील को ऊपर की तरफ रेज करना। अपने जो अपोजिट हमने नी को बेंड किया है उसे हमें फॉल होने से रोकना है और इस हील रेज को हमें होल्ड रखना है।
होल्ड रखते हुए हमें कम से कम 25 रेपिटेशंस करने हैं और 3 सेट करने। रनिंग एक्टिविटीज करने के बाद इनको डेली परफॉर्म किया जा सकता है। साइड लाइन आईटी बैंड स्ट्रेच। आईटी यानी इलियोटिबियल बैंड का स्ट्रेच होना भी बहुत जरूरी है प्यूबिक सिम्फाइसिस की इंजरी से बचने के लिए। इसको करने के लिए पेशेंट को अपने साइड में लेटना है, एक टॉवल यूज करनी है या बैंड यूज करना है और अपने बैक यानी अपने फुट को अपने क्वाड्रिसेप्स की तरफ स्ट्रेच करना है, जैसा हमने क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेच किया था। इस पर्टिकुलर पोजीशन को पेशेंट को 1 मिनट के लिए होल्ड रखना है और रिपीट करना है। सी स्ट्रेच फॉर आईटी बैंड। अगर इसी को हम स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं, पेशेंट को अपना एक पैर यानी हमारा जो अनअफेक्टेड पैर है उसे पीछे रखना है और आगे की तरफ और पीछे की तरफ लीन करना है। इस पर्टिकुलर पोजीशन को 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है और कम से कम 3 रेपिटेशंस करने। ग्लूट स्ट्रेच। ग्लूट स्ट्रेच करने के लिए अपने एंकल्स को टेबल पे रखना है और जो लेग हो वो उसको इंश्योर करना है कि 90 डिग्री का हो। अपनी बैक स्ट्रेट करते हुए हमें आगे की तरफ लीन होना। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हमें होल्ड रखना है 20 से 30 सेकंड के लिए और रिपीट करना है कम से कम 3 बार। कुछ इस तरह से हमें साइड लाइन आईटी बैंड स्ट्रेच करना है, जिसमें पेशेंट को अपने साइड लाइन पोजीशन में रहना है और एक बैंड या टॉवल के सपोर्ट से हमें अपने लेग को पुल करना है अपने बटक्स की तरफ, जैसा हमने हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स के स्ट्रेच में किया था। सी स्ट्रेच को करने के लिए पेशेंट को अपना सही पैर यानी जो अनअफेक्टेड है उसे आगे पीछे रखना है और अपने आर्म्स को रेज करना है और इस पोजीशन को मेंटेन रखना है और इसे कम से कम दिन में 3 बार रिपीट करना है। ग्लूट स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट को अपना एक पैर टेबल पे रखना है एंकल और दूसरे पैर को स्ट्रेट रखना है ग्राउंड पे। स्ट्रेट रखते हुए अपने आगे की तरफ लीन होना है और इस पर्टिकुलर पोजीशन को मेंटेन करना है कम से कम 20 से 30 सेकंड और इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है कम से कम 3 से 4 बार। सुपाइन एब्डोमिनल ड्रॉ इन। सुपाइन एब्डोमिनल ड्रॉ इन एक तरह से हमारी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। इसके लिए पेशेंट को अपने बैक के सपोर्ट के साथ लेटना है, अपने एब्स को पुल करना है, अपने लोअर बैक को पुश करना है नीचे की तरफ यानी अपने मैट की तरफ। इस पोजीशन को पेशेंट को होल्ड रखना है और होल्ड करने के बाद रिलैक्स करना है। इसे पेशेंट को कम से कम 20 बार रिपीट करना है। एब्डोमिनल ड्रॉ इन विथ नी टू चेस्ट। पेशेंट को अपने बैक के सपोर्ट से लेटना है, अपनी एक नी को चेस्ट की तरफ लाना है। जब चेस्ट की तरफ पेशेंट नी लेके आ रहा है तो उसे एब्डोमिनल ड्रॉ इन यानी कि एब्स को कॉन्ट्रैक्ट रखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो नी को हम चेस्ट की तरफ लेके आ रहे हैं वो हाथ से लेके नहीं आएंगे।
यानी हम उसे ग्रैब करके लेके नहीं आएंगे। इस एक्सरसाइज को भी हमें कम से कम 10 से 20 बार दोनों पैरों के साथ रिपीट करना है। सुपाइन एब्डोमिनल ड्रॉ इन और एब्डोमिनल ड्रॉ इन विथ नी टू चेस्ट। तो सुपाइन एब्डोमिनल ड्रॉ इन में हमने देखा कि पेशेंट को अपने एब्स को ऊपर की तरफ पुल करना है, बैक को नीचे मैट या टेबल की तरफ पुश करना है, इस पोजीशन को होल्ड रखना है, कंफर्टेबल पोजीशन में रहना है पेशेंट को, और होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद रिलैक्स करना है। एब्डोमिनल ड्रॉ इन विथ नी टू चेस्ट करने के लिए पेशेंट को लाई डाउन करना है टेबल या मैट पर, नी को बेंड करना है और एक नी को चेस्ट की तरफ लाना, और उसी के साथ हमारी जो एब्डोमिनल ड्रॉ इन एक्सरसाइज, जिसमें हमने अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी अपने कोर को हमने टाइट किया और अपने बैक को नीचे पुश करते हुए हमें होल्ड रखना है। इन पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस से हम अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एब्डोमिनल ड्रॉ इन विथ हील फ्लाई। जैसा हमने एब्डोमिनल ड्रॉ इन किया, जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल लेट गया है, लेटने के बाद उसने अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसने अपनी कमर नहीं उठाई, साथ ही उसको अपने हील को स्लाइड करना है, यानी नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है। इस पोजीशन को होल्ड मूवमेंट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारे जो हिप है उनका मूवमेंट नहीं है। इस पोजीशन को, इस एक्सरसाइज को हमें कम से कम 10 से 20 बार दोनों पैरों के साथ रिपीट करना है। प्रोन ब्रिजिंग ऑन एल्बोज, या जिसे हम प्लैंक कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट को अपने स्टमक के बल, अपने पेट के बल लेटना है, फिर अपने फोर आर्म्स या एल्बोज के सपोर्ट से ऊपर उठना है। ऊपर उठने के बाद जब पूरी बॉडी हमारी एल्बो और फोर आर्म के सपोर्ट पे रह जाए और हमारी लोअर बॉडी हमारे टोज के सपोर्ट पे रह जाए, तो ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पोजीशन होनी चाहिए वो ग्राउंड के पैरेलल होनी चाहिए। ये पोजीशन में हमें अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उन्हें टाइट रखना है। इस पोजीशन को 15 सेकेंड से 1 मिनट यानी 60 सेकेंड तक होल्ड रखने की कोशिश करना है। इनिशियली ये 15 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, और ऐसे करके हमें प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस करते हुए हमें इसे कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग तो होती ही है, साथ ही हमारी पेल्विक, हमारे बैक, दोनों एरिया स्ट्रेंथन होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया ओटाइटिस प्यूबिस पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।